बैठ गया। उसने अपना फन झुका लिया, मानो कह रहा हो, बहन, तूने मेरी जान बचाई है, यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रचना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन कहा, आज से यह मेरा भाई है, मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद से दोनों साथ रहने लगे। जब रचना बकरियां चराने जाती तो सांप भी उसके साथ जाता। वह बकरियों को इधर उधर जाने से रोकता और उनकी रक्षा करता। गांव वाले हैरान रह जाते। धीरे धीरे गांव वालों ने सोचा कि अब रचना की शादी कर देनी चाहिए। सबने मिलकर उसका विवाह रामकिशोर नाम के युवक से तय किया। शादी का दिन आया। पूरा गांव उमड़ पड़ा। ढोल नगाड़ों की आवाज, गीतों की गूंज, सजे हुए मंडप, चारों ओर खुशी का माहौल था। रचना दुल्हन बनी बैठी थी। उसके पास वही सांप भी था। उसका फन ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे वह अपनी बहन को आशीर्वाद दे रहा हो। शादी संपन्न हुई। रचना की विदाई हुई। वह अपने पति रामकिशोर के घर पहुंची, मगर जैसे ही लोगों ने देखा कि वह अपने साथ सांप भी लाई है, सब हैरान रह गए। कोई हंसने लगा, कोई आश्चर्य से चुप रह गया। सब आपस में कहने लगे, अरे देखो, रामकिशोर की पत्नी अपने साथ सांप भी लेकर आई है। कुछ लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, यह कैसी दुल्हन है जो अपने साथ सांप लाई है, कहीं यह कोई अनहोनी न कर दे। कई स्त्रियां फुसफुसाकर हंस रही थीं। रामकिशोर को कैसी अजीब पत्नी मिली है, अब यह घर कैसे चलेगा। लेकिन रचना को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए वह सांप कोई साधारण जीव नहीं था, बल्कि उसका भाई था। जिस तरह उसने उसे कठिन समय में सहारा दिया था, उसी तरह अब वह उसे हर हाल में अपने पास रखना चाहती थी। रामकिशोर ने जब यह सब देखा तो भले ही क्षण भर को आश्चर्यचकित हुआ, मगर उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। उसके मन में रचना के प्रति स्नेह था और वह जानता था कि उसकी भावनाएं सच्ची हैं। लेकिन घर में सबका मन इतना बड़ा नहीं था। विशेषकर उसकी मां यानी रचना की सास बहुत घमंडी और कठोर स्वभाव की महिला थी। शादी के बाद शुरुआती कुछ दिन तो उत्सव और हलचल में बीत गए। घर में रिश्तेदार आते, गाना बजाना चलता, पकवान बनते। पर धीरे धीरे सब शांत हुआ और रचना का असली जीवन शुरू हुआ। रचना अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाती। सुबह सुबह उठकर चूल्हा जलाती, भोजन बनाती, सास ससुर और पति का ध्यान रखती। मगर जब भी वह अपने पति रामकिशोर को खाना देने जाती, उसका भाई समान सांप उसके पीछे पीछे जाता। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बस चुपचाप रचना के पास बैठ जाता। गांव की औरतें जब यह देखतीं तो ताना कसतीं, देखो, यह वही बहू है जो अपने साथ सांप लाई है, खाना भी सांप के साथ परोसती है। कोई कहता, कहीं यह घर का अनर्थ न कर दे, और कोई हंसते हुए कहता, रामकिशोर की किस्मत ही खराब थी जो ऐसी पत्नी मिली। रचना ये ताने सुनकर कभी दुखी नहीं होती। वह बस अपने काम में लगी रहती। उसका विश्वास था कि सच्चाई और नेकी का रास्ता कठिन जरूर होता है, पर अंततः जीतता वही है। लेकिन उसकी सास बार बार ताना देती, किस घर में ऐसी बहू होती है जो अपने साथ सांप लेकर आए, यह तो घर का नाश कर देगी। कभी कहती, रामकिशोर, इस सांप को बाहर निकालो, इसे घर में रखना अनर्थ होगा। रामकिशोर पहले तो चुप रहता, लेकिन जब बार बार वही बातें सुनाई देती तो उसके मन में भी शंका पैदा होने लगी। गांव वाले भी उसके कान भरते, भाई, तुम्हारी पत्नी तो अपने साथ सांप रखती है, इससे घर में अशांति होगी। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि रामकिशोर गुस्से से भर उठा। उसने रचना से कहा, रचना, अब तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या इस सांप के साथ। यह घर में नहीं रह सकता, इसे जंगल में छोड़ आओ। रचना स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने पति को समझाने की कोशिश की, यह सांप कोई साधारण जीव नहीं है, यह मेरा भाई है, इसने मुझे अकेलेपन में सहारा दिया है, यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कृपया इसे मत निकालिए। लेकिन रामकिशोर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने कठोर स्वर में कहा, नहीं, मैं कोई बहस नहीं सुनूंगा, तुम्हें मुझ में और इसमें से एक को चुनना होगा। मैं इसे इस घर में नहीं देखना चाहता। यह सुनकर रचना का दिल टूट गया। उसके सामने जैसे पहाड़ टूट पड़ा। एक ओर उसका पति था, जिसकी छाया में उसने नया जीवन शुरू किया था, और दूसरी ओर उसका भाई था, जिसने उसके कठिनतम समय में साथ निभाया था। बहुत सोच विचार के बाद, न चाहते हुए भी, रचना ने भारी मन से सांप को जंगल में छोड़ने का निर्णय लिया।
जंगल के एक सुनसान कोने में जाकर रचना ने उसे धीरे से जमीन पर रखा और बोली, भैया, यह मेरी मजबूरी है। मैं चाहकर भी आपको अपने साथ नहीं रख सकती, लेकिन आप विश्वास करना, मेरा दिल हमेशा आपके साथ रहेगा। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। सांप ने अपनी आंखों से जैसे आंसुओं की भाषा में उत्तर दिया। उसने फन झुका लिया और चुपचाप झाड़ियों की ओर चला गया। रचना वहां देर तक खड़ी रही। उसके दिल पर भारी बोझ था। उसे लगा जैसे उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान किया हो। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वह वापस घर लौटी, लेकिन उसके दिल का खालीपन कभी न भर सका। समय बीतने लगा। 5 वर्ष ऐसे ही गुजर गए। इन 5 वर्षों में रचना के जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। उसके पास अब न उसका भाई समान सांप था और न ही मां बाप का सहारा। पति रामकिशोर भी उससे दूर दूर रहने लगा। कारण था कि रचना को संतान नहीं हुई। गांव की औरतें और उसकी सास उसे ताने देती। उसकी सास तो रोज उसे अपमानित करती। तू घर में बैठकर क्या करेगी? मेरे बेटे को भी सुख नहीं दिया, मुझे भी पोते का मुंह नहीं दिखाया। रचना चुपचाप सब सह लेती। उसके पास रोने के अलावा कुछ नहीं था। रातों को वह आंगन में बैठती और सोचती, काश मेरा भाई मेरे पास होता तो मुझे यह सब अकेले नहीं झेलना पड़ता। धीरे धीरे स्थिति और बिगड़ गई। रामकिशोर पर भी उसकी मां का दबाव बढ़ने लगा। एक दिन उसने भी कठोरता से कहा, रचना, अब यह घर तुम्हारे लिए नहीं है, तुम कहीं और चली जाओ। रचना स्तब्ध रह गई। यह वही पति था जिसके साथ उसने सुख दुख बांटने का वादा किया था, मगर अब वही उसे घर से निकाल रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी गठरी उठाई और घर से निकल गई। गांव के बाहर एक छोटे से झोपड़े में उसने अपना डेरा जमा लिया। वही उसका नया घर बन गया। वहां वह अकेली रहती। कभी कभी गांव के लोग हाल पूछ जाते, लेकिन असल में वह बिल्कुल तन्हा थी। एक रात की बात है। चांद आकाश में पूरा खिला हुआ था। ठंडी हवा बह रही थी। रचना झोपड़ी के बाहर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपने मां बाप को याद कर रही थी और मन ही मन कह रही थी, पिताजी, आपने कहा था मैं आपके बेटे जैसी हूं। मां, आपने कहा था मैं आपका सहारा हूं, पर अब आप दोनों ही मुझे छोड़ गए।